वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डीजी। हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक पर स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड किया था। क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था हेनरी कैंडिश का, इंग्लिश साइंटिस्ट, और कैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर, अर्थ की सरफेस के अंदर डेप्थ में जाने पर चेंज होता है। अगर हम अर्थ की पूरी डायमेट्रिकली एक माइन बना दें और वहाँ से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करें तो नीचे आप क्या कैच कर पाएंगे, आइए देखते हैं। तो पूरी जितनी भी चर्चा आज मैं करूँगी, वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलिएगा। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी थ्रेड से, मैंने यहाँ पर लिया है ऐसे ये रिबन, उससे ऐसे लटकाई है, तो अगर अपनी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूँ, है ना, तो क्या होता है कि अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूँ तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या होगा, मैंने तो इसको ट्विस्ट कर दिया, ये उल्टा घूमेगी और ऐसे उल्टा होने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में ऐसे चलेगी। मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं तो ये अपोजिट आती है। ऐसे जो ये अपोजिट लग रहा है, क्या रिस्टोरिंग टॉर्क। एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी कुछ ऐसा ही है, किसके लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जानने के लिए। हेनरी कैंडिश ने इसका एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करके दिखाया था, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी के वैल्यू का। कैसे, वो सामने सेटअप बना हुआ है आपके सामने। एक क्वार्ट्ज फाइबर से बहुत हल्की रॉड ली, उसके एंड पर लेड बॉल्स, बहुत कम मास वाली, दोनों सेम मास m वाली हैं, एक डंबल शेप बना के ऐसे स्टिक कर दी गई, ठीक। और जब ये रॉड लगी हुई L लेंथ की, बॉल लगी हुई L लेंथ की रॉड हल्का सा ट्विस्ट करेगी, कैसे, इसके सामने की तरफ, यहाँ आगे की तरफ एक लेड बॉल ज़्यादा मास वाली बड़ी M, और एक इसके पीछे, इस वाली के आगे तो इस वाली के पीछे एक ये रखी गई। ज़्यादा क्यों ली गई, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दोनों पर सेम लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ चुके हैं आप कि वो म्यूचुअल होता है, लेकिन जो बड़ी मास है वो छोटी मास को एक्सीलरेट कर पाएगी अपनी तरफ। एक्सेलरेट कौन होता है, एप्पल ही तो गिरा था ना अर्थ की तरफ, तो छोटी मास ही तो एक्सेलरेट होगी। तो ऐसा बॉल्स का ऐसा मास लिया गया, ये मास ज़्यादा इसीलिए कर दिया गया कि ये एक्सेलरेट होके इधर आए। तो अब आप देख रहे हैं ये इधर आएगी और ये उधर अट्रैक्ट होके जाएगी। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, G(m)m अपॉन r²। आर क्या है, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, मान लिया ये, ठीक। अब ये फोर्स लगेगा तो इससे जो ये बॉल अगर इधर होगी और ये बॉल इधर होगी तो इसमें ही तो ट्विस्ट आएगा। उस ट्विस्ट के आने से क्या होगा कि देखिए ये ऐसे क्वार्ट्ज फाइबर है, इसमें ट्विस्ट आएगा, और जब ये ट्विस्ट आएगा तो जो मैंने आपको अभी बताया था, दिखाया स्केल से, तो वो क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। वही क्वार्ट्ज फाइबर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, वो कैसे निकाला जाएगा, बस यही आपको जानना है। तो क्वार्ट्ज फाइबर जो है, अगर उसका रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल टाउ है, और अगर ये रॉड शिफ्ट हो जाती है तो ये ऐसे करके अब इस तरफ आ जाएगी, और ये चारों बॉल्स जो हैं वो सेम प्लेन में है। तो आप देखते हैं कि अगर इसकी न्यू पोजीशन ऑफ द रॉड अगर मैं यहाँ से ऐसे शो करूँ तो यही तो एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल से तो ट्विस्ट हो रही है। तो अगर टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क है टाउ पर यूनिट एंगल, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, दिस पर यूनिट एंगल है तो इनटू थीटा कर दिया, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या ग्रेविटेशनल टॉर्क कौन लगा रहा है, ये दोनों बॉल्स, ताकि ये बॉल इधर, ये बॉल इधर अट्रैक्ट हो। तो कितना ग्रेविटेशनल टॉर्क है, आपको पता है कि जो
नेट फोर्स अगर एक का इधर लग रहा है दूसरे का इधर लग रहा है तो यहाँ पर F नेट तो कितना है 0, लेकिन F ग्रेविटेशनल का जो टॉर्क है वो कितना है नॉन ज़ीरो। कितना है ग्रेविटेशनल टॉर्क? अगर आप देखें ग्रेविटेशनल टॉर्क जो है वो निकाला जाए तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों पर लगने वाला फोर्स तो ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ ऑफ रॉड कितनी है L, तो ये कितना हो गया F इंटू L। ठीक, FL को साइन थीटा होता है, ये वेक्टर होता है FL साइन थीटा या 90 डिग्री, तो क्या लेंगे FL। अब यही चीज़ FL जो इसको डिफ्लेक्ट करा रही है और डिफ्लेक्ट कराने से जो इसमें ट्विस्ट आ रहा है, तो ये ट्विस्ट कब तक है? जब तक रिस्टोरिंग टॉर्क इसको बराबर ना कर ले, इक्वलाइज ना कर ले। क्या होगा एट द इक्विलिब्रियम? ये सब आप एक्सपेरिमेंट में भी आप देखते होंगे जब आप मीटर स्केल से टॉर्क का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? यही ग्रेविटेशनल टॉर्क इक्वल टू, इसका नाम क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो अब रिस्टोरिंग कपल या रिस्टोरिंग टॉर्क ग्रेविटेशनल टॉर्क के जब बराबर होगा तो FL इक्वल टू टॉर्क थीटा, इससे हम लिख देंगे MM G अपॉन R स्क्वायर L इक्वल टू टॉर्क थीटा। तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? टॉर्क थीटा R स्क्वायर अपॉन MM। अब देखिए इसका मास पता है, इसका मास पता है, दोनों ये चीज़ें पता है। एंगल थीटा वी कैन मेजर विद द लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, थीटा भी पता है। टॉर्क क्वार्ट्ज फाइबर का पर यूनिट एंगल कितना रोटेशन रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो अलग से भी मेज़र किया जा सकता है। नॉन टॉर्क देके एंगल थीटा मेज़र करके फाइंड आउट किया जा सकता है कि रोटेशनल टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कितना है, तो ये भी पता किया जा सकता है। R इनके बीच की डिस्टेंस है ये भी पता है, और G की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितनी आ गई, कितनी एक्सपेरिमेंटली G की वैल्यू पता चली, फिर से वो डिफाइंड हो गई 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ऐसे G की वैल्यू साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की थी। जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए जानना चाहिए हमें पहले कि फोर्स क्या होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। हम मान सकते हैं कि जो अर्थ है वो बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स से मिलकर बनी है। सबसे छोटी है सेंटर पर और सबसे बड़ी है उसके सरफेस पर। कैसे? देखिए, अगर ये अर्थ है मान लिया, तो ये जो लार्जेस्ट है सरफेस उसकी, और उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक, ये अगर सर्किल है तो सेंटर है, तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ये बहुत सारी हैं। अब इनमें से अगर हम ये देखते हैं कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पॉइंट मास m है ना, पॉइंट P पर रखा हुआ है, तो सारी शेल्स जो हैं इन सब के लिए वो बाहर है, तो पॉइंट मास m के लिए यहाँ पर सारी शेल्स जब उसे अट्रैक्ट करेंगी, सारी शेल्स का मास कैसे माना जाएगा? कहाँ रखा हुआ? सेंटर पर। तभी तो कहा है अर्थ स्फेरिकल शेल से मिलकर बनी हुई है। तो सारी शेल्स का जो अट्रैक्शन मिला के, सारा मास मिला के, वो तो मान लिया जाएगा m। इसको मैं अगर ऐसे शो कर दूँ, ये है m अर्थ का मास, और इससे सेंटर से r डिस्टेंस पर है ये पॉइंट मास m। तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स आपको पता ही है, F आउटसाइड अगर ऑब्जेक्ट है ये, तो कितना हो जाता है F आउटसाइड? GM अपॉन R स्क्वायर, है ना। R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जितनी भी डिस्टेंस है, h हाइट कह दें या जो भी। अब अगर ये निकालना हो कि ये पॉइंट मास उठा के अर्थ के अंदर रख दिया गया है यहाँ कहीं, अब कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे कि मान लिया ये जो पॉइंट मास m यहाँ रखा गया है, तो उसके जो बाहर वाली जो स्फेरिकल शेल्स बची, उनके लिए तो सारा का सारा फोर्स m पर कितना होगा? 0। पिछले शेल थ्योरम वाले वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो को देखिएगा, मैंने बताया है कि स्फेरिकल शेल के अंदर
स्फीयर के अंदर पॉइंट मास रखा जाए या बाहर रखा जाए तो फोर्स कितना और कैसे लगता है। यहाँ पर एक बार फिर देखिए, चर्चा करते हैं कि जो ये m मास है वो इससे ये वाली जो बाहर वाली शेल्स हैं उनके लिए तो वो अंदर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो r डिस्टेंस वाली जितनी भी शेल्स हैं इन सब के क्या है, वो बाहर है या लार्जेस्ट वाली r के सरफेस पर है। तो अब क्या होगा कि m पर अगर मैं बाहर वाली शेल्स को देखूं तो मान लिया बाहर वाली जो शेल्स हैं उन बाहर वाली शेल्स की वजह से इस m पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए यहाँ पर सबको दिक्कत होती है, सब सोचते हैं कि अगर ये ठीक ठीक सेंटर पर होता m मास तो यहाँ से इधर की तरफ जितना अट्रैक्ट हो रहा है इधर भी उतना ही होता, इधर जितना अट्रैक्ट हो रहा है इधर भी उतना ही होता, तो वो तो सबको समझ में आ जाता कि हाँ हाँ जीरो लगेगा। अगर यहाँ पर है तो क्या होगा, फिर भी ज़ीरो होगा, याद रख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पर है तो मान लो इससे होकर जाने वाला जितना हिस्सा है उसमें जितने भी ये पॉइंट मास सारे आएंगे, सारे मासेस, वो सब पर इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कम है, और जितने भी सारे ये सारे मासेस आएंगे वो हैं तो ज़्यादा लेकिन उनकी डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है। और आपको पता है एफ आर से कैसे रिलेशन होता है ग्रेविटेशनल में, इनवर्स स्क्वायर, है ना। तो वो पॉइंट मास m हम चाहे सेंटर पे रखें चाहे जहाँ रखें, आउटर शेल्स का नेट फोर्स क्या होता है, ज़ीरो। ये बात मैंने शेल थ्योरम वाले वीडियो में बताई है, आप देखिएगा, मैं लिंक शेयर करूँगी। तो इस m पर ये बाहर वाली शेल्स का कितना हो गया फोर्स, ज़ीरो। अब बचा क्या, हमें क्या निकालना है, अंदर वाली पूरी जो शेल्स हैं उनका। अब क्या मानेंगे, अंदर वाली जो ये सारी शेल्स हैं इन सब का मास कितना होगा, m स्मॉल r, स्फेरिकल सिमेट्री बताया है तो वो m r और पूरी अर्थ का मास था m। याद रखिएगा कि पूरी अर्थ का मास अपॉन अंदर वाली जो शेल्स के मिलकर बनी हुई अर्थ का मास अगर m r है तो किसके बराबर होगा, ये 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम पूरी अर्थ का वॉल्यूम, पूरी अर्थ की रेडियस कितनी है r, और ये इंटू डेंसिटी अपॉन एम आर क्या हो जाएगा 4/3 पाई, कौन सा r, स्मॉल r क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी तो पूरा एक ही सब्सटेंस है, ऑन एन एवरेज एक मान ली गई। अब इससे हमारे पास क्या रिलेशन आ जाता है, अगर हम एम आर निकालें तो एम आर इधर और डेंसिटी ये सब तो कैंसिल, 4/3 पाई, तो एम आर इक्वल टू क्या आ जाता है, m/r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। हाँ, अब आप देखो यहाँ पर जो ये पॉइंट मास m है वो r दूरी पर है एम आर मास वाली अर्थ से, तो कितना फोर्स इनसाइड का फॉर्मूला लग गया, G m/r स्क्वायर। एम आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी एम की जगह लिख दी, एम आर की जगह m/r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। इससे क्या निकल रहा है कि Gm/r क्यूब इंटू r, है ना। तो मतलब Gm/r क्यूब अर्थ के लिए ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या फॉर्मूला निकलता है, क्या फोर्स निकलता है कि अगर इनसाइड कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है ना, तो अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी जितनी है, ज़्यादा दूरी ज़्यादा फोर्स, कम दूरी कम फोर्स। और हाँ, यही ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर रख दी जाए, अर्थ की सरफेस पर, तब कितना फोर्स हो जाएगा, एट द सरफेस। अब अगर हम निकालें एट द सरफेस ऑफ अर्थ, हम ऑब्जेक्ट रख दें, हमने देखिए बाहर रखा था, इनसाइड रखा, एट द सरफेस, तो एट द सरफेस के लिए r इक्वल टू आर ही तो हो जाएगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रख दी जाएगी तो r इक्वल टू आर, इसमें रख दो अगर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, f इक्वल टू, देखिए Gm/r क्यूब, ये स्मॉल m यहाँ चलेगा, ये स्मॉल m, ठीक है, दिस वन। तो Gmm/r क्यूब, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो इससे आपके पास क्या बन गया फॉर्मूला, Gmm/r स्क्वायर। बस यहीं से आता है कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर रखी है तो उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वही तो उसका वेट होता है।
और वेट कहाँ से मिलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। कई बार कहा जाता है कि आपको रिलेट करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिफाइन करना है हाउ इट इज रिलेटेड विद कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सब यही है। देखिए, अगर आपको इतना पता है कि एट द सरफेस ये फॉर्मूला है और जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? mg, तो हम इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू mg, और वेट कहाँ से मिलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो gmm अपॉन आर स्क्वायर से, है ना। m और m कैंसिल हो गया, क्या आया? स्मॉल g इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी मास की हो, देखिए इट इज फ्री फ्रॉम मास, अर्थ की सरफेस पर है तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। और इसको कई जगह यूज करते हैं, जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पर है तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल डी। नोइंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। एम ई क्या है? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल ई क्या है? अर्थ के लिए। तो हमने देखा कैवेंडिश ने जी की वैल्यू कैलकुलेट करके, एस्टिमेट करके एक्सपेरिमेंटली बताई, और जी स्मॉल जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग दीज वैल्यूज। हाँ, एक और पॉपुलर सेंटेंस है कैवेंडिश वेट द अर्थ। ये कैवेंडिश ने एस्टिमेट करना बताया, अर्थ का मास कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है। क्या है? एम ई कैन बी एस्टिमेटेड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ जी। आर ई स्क्वायर, आर ई नोन है और जी कैवेंडिश ने मेजर ही किया था। तो ये पॉपुलर स्टेटमेंट कैवेंडिश वेट द अर्थ कैसे कहा जाता है, ये है आपके सामने। ये देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है अर्थ की सरफेस से ऊपर और अर्थ के अंदर आने पर। हमने देखा कि अगर कोई पॉइंट मास हम h हाइट पर अर्थ से दूर रखते हैं तो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर मान लेते हैं अगर g डैश, और अर्थ की सरफेस पर है वो कितना हमने अभी देखा था? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो उसका वेट एम जी इक्वल टू क्या होता है? कहाँ से मिलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर एम जी है ना, ये एम मास जब यहाँ रखा, ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक, अब उठा के अगर हमने एच हाइट ऊपर रख दिया, अब मान लिया वहां पर जी डैश लग रहा है तो वेट क्या हो गया? एम जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम ई एम अपॉन ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर से अगर मैं लिखूं तो आर ई प्लस एच हो जाएगी ना, तो क्या लिख दूंगी? आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इन इक्वेशंस को आप क्या करते हैं? इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 अगर आप करते हो, क्या आ जाता है आपके पास? जी डैश अपॉन जी किसके बराबर आ जाएगा? देखिए ये आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। ये जी डैश अपॉन जी करेंगे तो जी का आर ई स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा और ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसी चीज को आप एक साथ लिख सकते हो, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। और ये अगर हम लिखें जी डैश इक्वल टू जी तो कितना आ जाएगा? आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, है ना। तो अब अगर आपके पास ये चीज आ रही है, इससे हम कैसे लिख सकते हैं जी डैश और जी का रिलेशन? तो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर तो अपने आप में रिलेशन है। हाँ, हम इसमें एक मैथ्स की थ्योरम यूज करते हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम कैसे यूज करते हैं उसको देखने के लिए हमें, अगर ये जी डैश है तो जी डैश अपॉन जी कैसे लिखा जा सकता है उसको देखिए। मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि नहीं, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। देखिए जी मैंने इधर ही लिख दिया, इसको रिवर्स कर दिया तो पावर -2 लिख सकते हैं। हाँ, इसको रिवर्स करने के बाद बाइनोमियल थ्योरम से कैसे यूज होता है वो आप देखिए। आर ई अपॉन आर ई कितना हो गया है? 1 प्लस एच अपॉन आर ई और इस पूरे की पावर -2। थोड़ा सा ये समझना होता है, जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनको ये। तो एक बाइनोमियल थ्योरम में बस अब इतना याद रख लो कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर -n है तो हमें लिखना होगा 1 - nx प्लस हायर ऑर्डर टर्म जो हम नहीं लिख रहे हैं।
बस वही यहाँ कंपेयर कर लो। तो क्या लिख सकते हो, जी डैश अपॉन जी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ठीक, तो जो अर्थ की सरफेस के ऊपर जाने पर वेरिएशन इन जी होता है वो किसके बराबर आ गया, जी और उसमें से कितना घट जाए, 2h अपॉन आर ई टाइम्स जी माइनस हो जाए, तो कम ही तो हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अर्थ की सरफेस ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटती है। कैसे घटती है, क्या रिलेशन होता है, दिस इज द रिलेशन। ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखना कि अगर ये वाला रिलेशन आप यूज कर रहे हैं वो ये कब यूज होगा, जब h कंपेरेबल टू आर ई हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई तक फेंकी जाए, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ पता है आपको 6400 किलोमीटर, तो कोई 3200 किलोमीटर फेंकी जाए तब हम ये रिलेशन लगाते हैं। और अगर 4, 6, 10, 100 किलोमीटर, हाँ, तब कोई ऑब्जेक्ट फेंकी जा रही है, यानी कि जब h ये वाला जो रिलेशन है जो मैं ये बता रही हूँ, ये रिलेशन तब इस्तेमाल करेंगे जब h बहुत छोटा हो रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत बार आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि 63 न्यूटन वेट है किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ की सरफेस पर, तो h/2 हाइट तक अगर वो ऊपर फेंक दी गई तो उसका वेट कितना होगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि re/2 हाइट तक, अर्थ की रेडियस के आधे रेडियस के बराबर हाइट तक वो फेंक दी गई तो उसका वेट कितना होगा। तो ऐसे सवाल को बस आपको क्या करना है, सवाल पढ़ के देखा ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, तो याद रखिएगा अर्थ की रेडियस की आधी हाइट तक ऊंचाई तक फेंक दी गई तो हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला। हाँ, और कैसे लगाएंगे, वेट अर्थ की सरफेस पर है 63, तो हम ये लिखेंगे mg इक्वल टू कितना है 63, है ना। और जब वो mg डैश कितना होगा ये पूछ रहे हैं और कितनी फेंक की गई है ऑब्जेक्ट, h इक्वल टू कितनी है re/2, अर्थ की रेडियस के हाफ डिस्टेंस ऊपर, बस यहाँ h इक्वल टू re/2 रख दिया आपने, है ना। और यहाँ पर mg डैश आपको निकालना है, mg यहाँ पर दोनों को हमने क्या कर दिया, m से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क तो नहीं ना। देखिए सवाल लगाने की ट्रिक कैसे होती है। अब आपके सामने जो सवाल है वो बिल्कुल ओरल सवाल कैसे आप लगा लोगे, आप क्या लिख दोगे यहाँ पर कि mg डैश विल बी इक्वल टू mg, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा re स्क्वायर अपॉन re प्लस h कितना दिया re/2, तो 3 re/2 का होल स्क्वायर होगा ना। अब ये तो आपके पास निकालना है, mg दिया है 63, तो 63 इंटू re स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 9 से 63 कितना आ जाएगा 28 न्यूटन। एक मज़ेदार बात भी है कि 63 न्यूटन की वेट वाली ऑब्जेक्ट वेट घटता है, कितना हो गया, अर्थ की रेडियस के आधी ऊंचाई पर जाने पर केवल 28 न्यूटन बचा। अब देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कि अगर पहले अर्थ की सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखी है, m मास की कोई पॉइंट मास रखा हुआ है, और तब सेकंड केस में हम रखते हैं उसे उठा के अर्थ की सरफेस से r डिस्टेंस दूर, यानी कि ये जो गैप है, अगर ये गैप d है तो पूरा जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो r प्लस d है ना। तो हम ऐसे ये देखें कि अर्थ की सरफेस से d डेप्थ पर ऑब्जेक्ट रखी गई है ना। पहले सरफेस पर है तो वही यहाँ भी तरीका लगाएंगे, तो इसका पहले mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, m मास ऑफ अर्थ है m, और m अपॉन re स्क्वायर, ठीक है। इसी से तो g हमारे पास m अपॉन re स्क्वायर पता है सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ रखिए d डेप्थ अंदर, तो एट d डेप्थ बिलो द सरफेस अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना, तब क्या होगा, मान लिया वहाँ पर उसका वेट हो जाता है mg डैश, तो mg डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, याद करिए क्या फोर्स बताया था मैंने, इसलिए फोर्स पहले बताया, कितना था gm अपॉन r क्यूब इंटू r, याद है ये डिस्टेंस अगर r है तो बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपके पास जो g डैश की वैल्यू आई वो किसके बराबर आ गई, gm अपॉन r
क्यूब इंटू आर, है ना। अब सरफेस पर जी एम किसके बराबर है, जी आर ई स्क्वायर, वही आर ई वही रेडियस ऑफ अर्थ, चाहे आर ई लिखिए चाहे ऐसे खाली आर कैपिटल आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट जी आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो हमारे पास आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है, जी अपॉन आर इंटू आर। बस ये रिलेशन है, जी डैश इक्वल टू जी आर अपॉन आर। इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये आर है किसके बराबर है, स्मॉल आर किसके बराबर है, आर माइनस डी। यू कैन पुट हेयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी, डेप्थ कितना है, तो जी यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आर माइनस डी अपॉन आर। और इसका याद करने का तरीका क्या है कि जी 1 माइनस डी बाई आर। अब यहाँ पर भी जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर h बहुत छोटा है r से, तो ये फार्मूला यूज़ करते थे, ऊपर यहाँ पर h की जगह क्या है, d। तो अगर d बहुत छोटा है r से, तो g डैश और g का ये रिलेशन है ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 250 न्यूटन की ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से कितनी नीचे ले जाई जाए कि वो उसका वेट आधा रह जाए। कैसे लगाएंगे, देखिए ओरल है, वेट आधा रह जाए। अगर आपने ये बात सुन ली तो यहाँ पर ये जी डैश है, आधा रह जाएगा मतलब जी डैश की वैल्यू अगर यहाँ पर हम दोनों जगह m से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने न्यूटन की ऑब्जेक्ट वाली थी, 250 न्यूटन की। आधा रह जाए मतलब कितना हो जाए, 125। अर्थ से कितनी नीचे ले जाई जाए, d पूछा जा रहा है ना। क्या करेंगे आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस इज 1 माइनस डी अपॉन आर लिखेंगे ना। इससे हम d निकाल सकते हैं, कैसे, ये 150 है, ये दिस इज 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। अब तो कैलकुलेशन बचाना खाली, तो इससे क्या निकल जाएगा कि d बाई आर इक्वल टू हाफ। दिस इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू r बाई 2। मतलब क्या हो गया कि अर्थ की सरफेस से उसकी हाफ ऑफ द रेडियस के बराबर डेप्थ अंदर ले जाएंगे कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका वेट कितना हो जाता है, पहले से आधा। ये भी क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं। देखिए जी डैश की वैल्यू अर्थ की सरफेस से ऊपर और नीचे जाने पर जो जी डैश यानी चेंज वैल्यू है, वो फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर जाने पर जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, और अर्थ की सरफेस से डी डेप्थ अंदर आने पर ये फॉर्मूला। दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कैसे लगाएंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेप्थ डी एंड हाइट h फॉर द सेम चेंज इन g। एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करता, आप उसी क्वेश्चन को पढ़ो उसी के अकॉर्डिंग। क्या है, हाइट पर जी डैश ये, डेप्थ पर जी डैश ये, फॉर द सेम चेंज इन जी, यानी ये दोनों सेम। अगर ये दोनों सेम तो कंपेयर कर लो, कंपेयर करने पर क्या रिलेशन आएगा, दिस 2h एंड दिस d विल बी सेम, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। तो क्या रिलेशन बना, ये 2h इक्वल टू d, यही तो बना ना रिलेशन, बस प्रोवाइडेड h इज वेरी वेरी लेस देन r e, रेडियस ऑफ अर्थ। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, at what height above the earth's surface the value of g is same as in a mine 90 किलोमीटर deep। 90 किलोमीटर deep मतलब डेप्थ, बात आ रही है माइन की। तो अगर d है डेप्थ 90 किलोमीटर तो h कितना हो जाएगा, d बाई 2 कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर। ओरल सवाल थे ये। बात आई है माइन की, तो अब हम बात करेंगे कि अर्थ में उसके डायमीटर से होकर जाने वाली एक माइन बनाई जा रही है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब माइन की बात आई है तो देखिए अर्थ के अंदर एक ऐसे टनल बना दी गई है। क्वेश्चन ये है, इमेजिन अ टनल डग अलोंग अ डायमीटर ऑफ द अर्थ, शो दैट a particle dropped from one end of the tunnel executes simple harmonic motion. What is the time period of this motion? अब देखिए हमने पढ़ा है कि अर्थ की सरफेस से d हाइट नीचे, d डेप्थ नीचे, नॉट हाइट, डेप्थ कहेंगे वही। तो g डैश की वैल्यू क्या पड़ी है, g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, यही तो पड़ी थी ना। अब इसमें
यहाँ पर कोई अगर टनल बना दी गई है, कोई m मास की ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड होती है, क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अर्थ की सेंटर के लिए यही तो, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अगर हम देख लें स्मॉल r है ये, तो हमारे पास जो अर्थ की पूरी रेडियस होती है वो कैपिटल R, तो R इक्वल टू किसके बराबर है? D प्लस R, या स्मॉल r इक्वल टू किसके बराबर है? R माइनस D। आप देख रहे हैं कि यही अगर D बढ़ के R के बराबर हो जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाए? उसके सेंटर पर। क्या होती है अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू? 0। देखिए D बराबर R हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0, जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये भी पूछा था अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, क्या बताएंगे? 0। कैसे होता है वो बात बता दी गई। अब देखिए इसमें अगर इसको मैं ऐसे लिखूं जी r माइनस डी अपॉन r, तो इसको मैं मान लूँ कि जो डिस्टेंस r माइनस डी है, ये डिस्टेंस इसको ले लूँ अगर y, पूरा r है, ये d हटा दिया तो ये y है, तो मान लिया ये r माइनस डी है अगर y, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि g डैश किसके प्रोपोर्शनल हो गया? y के। क्या होती है SHM की कंडीशन? कि एक्सेलरेशन इन द मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पर ये मीन पोजीशन होगा अर्थ का सेंटर। अब अर्थ के सेंटर से अगर ऑब्जेक्ट नीचे जाएगी, बताइए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश लगेगा ना, किधर लगेगा? टूवर्ड सेंटर। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है? अर्थ के सेंटर की तरफ। यहाँ से वो सेंटर की तरफ से यहाँ आई, यहाँ 0 हो गया। अब वो अगर नीचे जाती है तो जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अर्थ का सरफेस पर। तो अब आप देख रहे हैं कि जब बढ़ गया सरफेस तो फिर ये इधर आएगी, तो ये एग्जीक्यूट करेगी SHM अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ C, है ना। और SHM की यही कंडीशन होती है कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्ट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये SHM करेगी, ये आपने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से आपने बता दिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? T इक्वल टू, आपने पढ़ा है क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले से देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर इससे लिखोगे तो y अपॉन जी डैश किसके बराबर आ जाएगा? y अपॉन जी डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? r अपॉन जी। रख दिया यहाँ पर। देखिए तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी। इसमें अगर आप r की वैल्यू 6400 किलोमीटर मीटर में चेंज कर लेंगे, g की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू अबाउट 85 मिनट्स आती है। ठीक, ऐसे देखेंगे कि अर्थ का शेप देखा जाता है कि थोड़ा पोल्स पर फ्लैट है, स्लाइटली फ्लैट एलिप्टिकल शेप ऐसे जो बनाया था, मैंने बताया था कि अर्थ का शेप जो है उसका एक्चुअल नेम तो ज्वाइड है। ज्वाइड इज द शेप ऑफ अर्थ, है, तो थोड़ा सा फ्लैट है पोल पर, तो पोलर रेडियस कम है एज कम्पेयर टू इक्वेटर रेडियस। और उसी को अगर यहाँ आर पी पोलर रेडियस और आर ई इक्वेटर आर ई क्यू से दिखाया जाए, और पता है जी किसी भी डिस्टेंस के लिए वेरिएशन कैसे होता? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। तो अगर जी एम अपॉन आर स्क्वायर अर्थ की सरफेस पर है, तो सरफेस पे अगर वो यहाँ पर है तो कोई ऑब्जेक्ट अगर पोल्स पर ले जाई जाती है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? आर पी स्क्वायर। तो ये पोलर रेडियस कम है एज कंपेयर टू इक्वेटर रेडियस, तो क्या होगा कि जी की वैल्यू वहाँ ज़्यादा होगी। तो कोई चीज़ वे करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा कहाँ आएगी? उसका वेट कहाँ ज़्यादा आएगा? पोल्स पर। किसके कंपैरिजन में? इक्वेटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इक्वेटर की रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है इक्वेटर रेडियस की, तो जी की वैल्यू स्लाइटली कम आती है। और कैसे वेरी करता है जी? वो होता है अर्थ के अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से। आपने देखा अगर आप किसी झूले पर बैठे हैं, जब आप घूमते हैं तो आपको क्या फील होता है? कि जैसे हम बाहर गिरे जा रहे हैं,
वो नॉन इनर्शियल एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ लगता है। तो अर्थ की भी तो रोटेशन हो रही है, और अर्थ के रोटेशन होने की ही वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से अर्थ तो रोटेट हो रही है अपने एक्सिस पर। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हम सब आराम से रह रहे हैं। सोचिए अगर अचानक डिसअपियर हो जाए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बाहर फेंक जाएंगे हम। अभी बहुत मस्ती से बैठे हैं, सब खा पी रहे हैं, ना खा पाएंगे, ना पी पाएंगे, ना रह पाएंगे, ना प्लानेटरी मोशन हो पाएगी। तो क्या है कहने को ये वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकेस्ट फोर्स, लेकिन एग्जिस्टेंस देखिए। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमने के लिए कहाँ से फोर्स पाते हैं? इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से पाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। अब आप देखिए, कोई m मास की ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पर है, तो जब अगर अर्थ घूम रही है तो अर्थ के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी घूमेगी जहाँ पर है, उस जगह के। यहाँ पर अगर इस सरफेस पर है तो अर्थ के साथ साथ ये ऐसे घूमेगी। तो कितनी रेडियस पे घूमेगी? तो मान लिया ये रेडियस है स्मॉल r, घूमेगी। तो अब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वो इस सर्किल में, जो इस सर्किल में घूमेगी, इससे आउटवर्ड ही तो लगेगा। ये कितना लगेगा? mr ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लगा आउटवर्ड, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम, और उसका वेट किधर काम करता है? सेंटर की तरफ। तो ये mg है। इस mg मान लीजिए यहाँ पर जो उसका वेट है, उसके इस जगह पर घूमने की वजह से वेरिएशन इन g ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो मान लिया अगर हमने कि इस जगह पर mr ओमेगा स्क्वायर जो है वो हम उसके कंपोनेंट्स लें, जो ये वेट के एक इस तरफ और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट इस तरफ। तो अगर ये एंगल लैम्डा है, यहाँ एंगल क्या है? लैटिट्यूड, मतलब अर्थ पे जो लैटिट्यूड्स होते हैं, तो मान लिया किसी लैम्डा लैटिट्यूड पर ऑब्जेक्ट रखी, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल इक्वेटर से इसकी एंगल की वैल्यू है मान लीजिए लैम्डा। तो ये भी तो एंगल की वैल्यू होगी। मान लीजिए मैं m यहाँ लिख दूँ, तो ये भी तो वैल्यू होगी ना लैम्डा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, और ये वाला कितना हो जाएगा? mr ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा, है ना। अब आप देखिए mg के परपेंडिकुलर mr ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा लग रहा है, इसका कोई रोल नहीं है ना। अब ये mg जो वेट इसका यहाँ नीचे लगता है ड्यू टू रोटेशन mr ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की स्पीड से अगर अर्थ घूमती है अपने एक्सिस के चारों तरफ, तो क्या होगा? mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा वेट के अपोजिट लग रहा है ना। तो नेट वेट यहाँ पर अगर mg डैश हो गया, तो mg डैश किसके बराबर होगा? mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा के होगा। और इसी से अगर हम m हटा दें तो g डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे? g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा के। अब क्या हो सकता है कि जो ये r है और ये रेडियस ऑफ अर्थ ही तो है, इसको मैं अगर यहाँ पर बना दूँ कि ये अगर r है और ये है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये आप देख रहे हैं कि ये एंगल, बाहर वाला जो एंगल था लैम्डा था, तो यहाँ पर कितना था? ये 90 माइनस लैम्डा, तो ये लैम्डा ये वाला भी एंगल था। तो अब इससे हम ये निकाल सकते हैं कि r और r में क्या रिलेशन होगा कि r अपॉन r इक्वल टू कॉस लैम्डा। कॉस लैम्डा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो r इक्वल टू r कॉस लैम्डा अगर हम इसमें रख दें तो g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? g माइनस इस r की जगह क्या? r कॉस लैम्डा, तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। देखिए r की जगह r कॉस लैम्डा, एक कॉस लैम्डा पहले से था, स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वैसे ही। ये रिलेशन अपने आप में क्या कहानी कहता है कि अगर अर्थ है रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो उसके ऊपर लगने वाला नेट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो एट पोल्स क्या हो जाएगा? लैम्डा की वैल्यू। अब देखिए लैम्डा
ऑब्जेक्ट पोल पे रख दो, लैम्डा बढ़ के कितना हो गया 90, cos 90 क्या होता है 0, तो लैम्डा 90 से cos 90 0 हो गया, तो हमारे पास g डैश इक्वल टू जी क्या मिलेगा, वही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। एट इक्वेटर लैम्डा कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहां से यहां रख दो, इक्वेटर पे, यही तो है इक्वेटर, यहां रख दोगे तो 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो ये तो हो गया पोल्स पर। और एट इक्वेटर, तो एट इक्वेटर आप कैसे निकालोगे, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0 और cos 0 होता है 1, तो g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो है पोल्स के लिए और ये है g इक्वेटर के लिए, तो कितनी आ जाएगी g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। और ये कितनी है उसकी वैल्यू, यहाँ पर आपके सामने ये लिखी हुई है, ठीक, ये मिनिमम वैल्यू है। अब आप देख रहे हो कि अर्थ की सरफेस पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने देख ली, अर्थ के घूमने की वजह से देख ली, और एक चीज़ और कि यहाँ पर इन बिटवीन अगर लैम्डा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में है, तो जो वेट की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली टुवर्ड सेंटर नहीं होती है, हल्का सा अबाउट 0.1 डिग्री डेविएटेड होता है फ्रॉम द सेंटर। क्यों, क्योंकि जो अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका अगर रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो वो थोड़ा सा, ये तो बहुत बड़ा वेक्टर मैंने दिखाया है, थोड़ा सा सेंटर से अलग हटके होता है। तो हमने देखा कि अर्थ के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो अर्थ की सरफेस पर अंदर जाने पर, अर्थ के अंदर डी डेप्थ पर ऊपर जाने पर, या अर्थ के घूमने की वजह से, अर्थ की शेप की वजह से कैसे कैसे बदलता है। और क्या ग्राफ है, ये सामने बना दिया गया है ग्राफ, कि अर्थ के सरफेस पर जी मैक्सिमम होता है, अर्थ के अंदर जी प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो अगर ये अर्थ की सरफेस है तो ये उसकी रेडियस ही तो है, तो आर इक्वल टू आर डिस्टेंस, ये हमने डिस्टेंस ग्राफ लिया और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सिस ली, तो हम देखते हैं कि अर्थ की सरफेस पर तो जी मैक्सिमम है और अंदर से सेंटर से लेके सरफेस तक जी प्रोपोर्शनल टू आर है। और ये पढ़ा है फॉर्मूला कि जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो यहाँ से अगर हम r इक्वल टू आर पर देख रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर जब डिस्टेंस है तब तो जी मैक्सिमम है। उसके बाद अगर हम और ऊपर जा रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ की सरफेस r है रेडियस तक, इसके अगर हम ऊपर जाते हैं तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग g कितना हो जाएगा, अगर हम डबल हाइट तक जाते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2r, तो कितना हो जाएगा g/4 बचेगा, है ना। अगर हम 3r पे जाएंगे तो g/9, तो ये देखिए अगर और फाइन कर दूं मैं, और ये बराबर बराबर डिस्टेंसेस होनी चाहिए, यहाँ से भी ये इतनी r, इतनी 2r, इतनी 3r, ये जो बड़ी दिख रही है ये भी कितनी होनी चाहिए, ये r इक्वल टू r, तो आप कितनी बनाएंगे यहाँ पर, ये 3r। तो ये वेरिएशन का ग्राफ है। हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, अर्थ की सरफेस से अंदर जाने पर, ऊपर जाने पर, या अर्थ के घूमने की वजह से कैसे चेंज होती है, क्या है उसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन, कैसे हम कैपिटल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें वीडियो में। हमें लगता है कि आज आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।